हिंदी साहित्य विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय प्रतियोगी छात्रों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आपके लिए ये 10 प्रश्नों की दमदार सीरीज 10 का दम लेके हम आए हैं। आप इन प्रश्नों को हल करिए, प्रश्नों का लेवल समझिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन आपके पास पहला गाय, दूसरा पहाड़, तीसरा यमुना और चौथा आम। चारों में से सही उत्तर को बताना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। गाय है या पहाड़ है या यमुना है या आम है, व्यक्तिवाचक बताना है। तो ऑप्शन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है। गाय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लग रही है। समझिए, गाय मतलब पूरी जो गाय का समुदाय है उसकी बात की जा रही है। पहाड़ों पे भी पहाड़ों का ढेर सारा समुदाय होता है, अनेक प्रकार की पहाड़ों की कोटियाँ होती हैं। और एक ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है आम। आम की भी अनेक कोटियाँ होती हैं, उसकी अनेक जातियाँ होती हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऐसा है जो दिखाता है कि ये है एक नाम, एक व्यक्ति विशेष है। नदियाँ रहता तो ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक किसी नदी का नाम है, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सावधानीपूर्वक प्रश्नों को हल करना है और कमेंट में आप भी अपना, हमसे पहले कमेंट में आप उत्तर देते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके पास पहला वृत्यानुप्रास, दूसरा छेकानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास और चौथा अंत्यानुप्रास। तो ये आपसे पूछ दिया गया है, अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनमें घुस के पूछा गया है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आवृत्ति आपके समझ से इसमें क्या हो रही है? मनुष्य और मनुष्य, ये जो दो शब्द हैं, इनकी आवृत्ति हो रही है। तो सही उत्तर पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम सही उत्तर देंगे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हो सकता है। तो नई वैकेंसी भी टीजीटी पीजीटी की आपके दरवाजे पे खड़ी है और आपको अपनी तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से करना है। और ऐसे ही अब गहराई वाले प्रश्न परीक्षा में पुटअप किए जा रहे हैं। तो आपको चुनना है इन चारों में से सही उत्तर, और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में होता है कि जो शब्दों का दोहराव है उसमें वो दोनों का अर्थ मनुष्य यहाँ पे भी होगा, और मनुष्य, इस मनुष्य का भी अर्थ मनुष्य ही है, इसका भी अर्थ मनुष्य ही है। तात्पर्य अलग अलग हो जाता है, अन्वय में अलग अलग हो जाता है। तो ये आप समझिए कि वही यमक अलंकार का उल्टा है, वहाँ पे अर्थ अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ एक ही रहते हुए सिर्फ अन्वय और तात्पर्य के हिसाब से यहाँ पे अर्थ बनता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 3rd नंबर। तो सही उत्तर है यहाँ पे 3rd, यानी लाटानुप्रास। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 के संस्थापक नहीं थे। आपको बताना है संस्थापक नहीं थे। तो जो थे उनकी पहले बात कर लेते हैं। आप ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हैं श्याम सुंदर दास जी,
शिव कुमार सिंह जी, रामनारायण मिश्र जी और एक ऑप्शन है देवी प्रसाद। इन चारों में से सही उत्तर आप चुनिए। नागरिक विचार सभा 1893 में जो स्थापित हुई थी उसके संस्थापक इन चारों में से कौन नहीं है, आपको चुनना है। चुनिए इन चारों में से कौन नहीं थे, कौन नहीं थे। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और रामनारायण और देवी प्रसाद। तो सही उत्तर आपने क्या दिया है कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है डी, देवी प्रसाद जी नहीं थे। 3 लोग थे। तो आपको ये प्रश्न बार बार आता है और जब भी आए तो आपको याद रखना है कि 3 देव थे, संस्थापक में त्रिदेव थे। त्रिदेव लोग कौन थे? एक शिव जी हैं, दूसरे राम जी हैं और तीसरे श्याम जी हैं। बाकी कोई भी आता है तो वो डिफरेंट रहेगा, वही उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न बना है आप सही उत्तर पे ज़रूर टिक लगाइए। और आप जानते ही हैं कि 1893 में ये संस्था स्थापित हुई थी और हिंदी साहित्य में महती योगदान देने वाली संस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है ताकि हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन तैयारी आपकी होती रहे। अगला प्रश्न है, सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए एक साधक को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? 2 अवस्था से, 3 अवस्था से, 4 अवस्था से या 5 अवस्था से? इस हकीकी तक जब साधक पहुंचता था तो उसको कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सही उत्तर कौन सा है? जवाब दीजिए। सही उत्तर है 4, 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। और शरीयत, तरीकत, ये भी आपसे पूछेगा। कर्म पूछ सकता है। इन चारों में से कौन नहीं है ये पूछ सकता है। ये अवस्थाएं हैं हकीकत और अंत में है मार्फत। तो ये आपको चारों ध्यान में रखना है। यही 4 अवस्थाएं हैं जिनसे सूफी साधक गुजरता है और अंत में परमात्मा से मिलता है। शरीयत में क्या होता है? शरीयत नाम से ही आप जानते हैं कि जिसमें कानून और विधि लिखी रहती है। कानून और विधि लिखी रहेगी, शरीयत होगी। तरीकत में क्या होता है? हृदय की पवित्रता होती है। पवित्र साधक पवित्र हृदय से साधना करता है तो तरीकत तक पहुंचता है। और हकीकत मतलब उसको वास्तविक ज्ञान जब होता है तो हकीकत के स्तर पे पहुंचता है। और जब साधक परमात्मा से मेल करता है, ईश्वर से जब मेल करता है तो उसे बोलेंगे मार्फत। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। आपको इनका अर्थ भी ध्यान में रखना है। बार बार यहाँ से प्रश्न उठाता है तो क्रम पूछ देगा या पूछेगा इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और हम आशा करते हैं कि हर रोज़ आपकी तैयारी आपकी तैयारी कराते रहने के लिए हर रोज़ शाम के 8 बजे यानी रात के 8 बजे ये सीरीज चला करेगी। तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किस साहित्यकार ने किया? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है आपके पास जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, पद्मश्री शर्मा और सत्यनारायण कविरत्न। इन चारों में से सही उत्तर पर ट्रिक लगाना है। और सही उत्तर का ट्रिक है
आप सभी इस प्रश्न को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना चाहिए। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के ब्रजभाषा के कवि, बहुत ही फेमस ब्रजभाषा के कवि, और ये 1866 से लेकर के 1932 के काल तक रहे और भारतेंदु जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रभावित होकर ब्रजभाषा में अपनी कविताएं ढेर सारी लिखी हैं। और ये जो महत्वपूर्ण अनुवाद है, ये भी पूछ सकता है कि समालोचना दर्श नाम से जो अनुवाद इन्होंने किया, कब किया, तो इसकी डेट है 1898, आपको याद रखना है, 1898 में किया था। और इनकी प्रमुख कृतियाँ आप देख सकते हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं हिंडोला, हिंडोला है, साहित्य सुधानिधि है, यहाँ पे लिखते हैं साहित्य सुधानिधि, आप समझ जाएंगे, थोड़ी सी लिखावट ठीक नहीं हो रही है। और अगला प्रसिद्ध और जो इनकी रचना है वो है गंगावतरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। उद्धव शतक, इन सब को आप पे नज़र बना के रखनी है, कोई सा भी प्रश्न आपसे उठाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बात किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन आपके पास राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, रजनी बाला घोष और मधुलिका बाला घोष। ये चार जो ऑप्शन है, चंद्रदेव से मेरी बात किसके द्वारा लिखित है? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, रजनी बाला घोष या मधुलिका बाला घोष? और सही उत्तर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर। और उम्मीद है कि आपने सही उत्तर बता दिया होगा। चंद्रदेव से मेरी बात है, किसकी बात है? राजेंद्र बाला घोष की बात है। इनसे आप परिचित होंगे, इनका नाम है बंग महिला। किस लिए हिंदी में फेमस हैं? हिंदी जगत में आप जानते ही हैं, फर्स्ट महिला कहानीकार हैं ये। प्रथम महिला कहानीकार हिंदी की बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। 1904 और ये जो निबंध है चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में सरस्वती में छपा था। अब इस पे थोड़ा सा विवाद रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये निबंध है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी है। लेकिन पहले जब प्रकाशित हुआ सरस्वती में तो ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ और बाद के संपादकों ने इसको कहानी के रूप में छाप दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बात, इसमें लेखिका चंद्रदेव से बात करती हैं, मतलब अब चंद्रमा से अपने को रख करके संवाद करती हैं। तो इस तरीके का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। और अगली वाली ये आपसे पूछ रहा है कि ये उक्ति किसकी है? पूरा हम इसको पढ़ देते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रात कर भोर कभी ना होए। तो ये पंक्तियाँ आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन है आपके पास अमीर खुसरो, कबीर, यहाँ पे कबीर, दादू दयाल और रहीम। मिट गया है, आप समझेंगे। अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल और रहीम में से इन चारों में से किसने कहा है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रात कर भोर कभी न होए। बहुत ही भावुक पंक्तियां हैं, तो आपको बताना है। सही उत्तर
और सही उत्तर ये रहा अमीर खुसरो। तो इसमें अमीर खुसरो ने ऐसी भावुक बात की है, नायिका जो है नायक से कहती है कि बिछड़ने की जब बारी है तो ऐसे कहती है कि सजन मतलब प्रियतम पति सकारे सवेरे ही चले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, मेरे नेत्र मर मर के रो रो के मर जाएंगे। तो हे विधिना, हे विधाता, आप कुछ चमत्कार करिए, ऐसी विधना ऐसी रात करिए कि उस रात में भोर कभी ना हो, कभी भोर ही ना हो, जिससे कि उसका प्रियतम उससे अलग हो जाए। तो इस तरीके की भावुक पंक्तियाँ अमीर खुसरो ने लिखी हैं। चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ऐसे ही वीडियो लगातार आप पाते रहें। चैनल से जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, पीसी टंडन थे, श्याम सुंदर दास जी थे या सभी लोग थे? यहाँ से आपसे पूछा गया हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 के प्रथम सभापति, तो प्रथम सभापति थे। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। आप जानते हैं कि ये हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में स्थापित हुआ था और इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे। और एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, प्रथम वाले का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको प्रयाग बिल्कुल नहीं बताना है। सही उत्तर है बनारस। सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके पास। उठ जाग मुसाफिर, ये निबंध आपसे कह रहा है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध, ये निबंध है किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके पास विवेकी राय, विद्यान्यास मिश्र, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो किसका निबंध हो सकता है? उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय, विद्यान्यास मिश्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है विवेकी राय। सही उत्तर है विवेकी राय। और विवेकी राय के अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो है फिर बैतलवा डाल पर। आप समझ जाइए, सुन लीजिए, फिर बैतलवा डाल पर। दूसरा है जुलूस रुका रहा, गवई गंध गुलाब, बन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात का गणित है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये चारों पांचों जो निबंध ढेर सारे हैं, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि विवेकी राय भी किस श्रेणी में आते हैं? ललित निबंधकार में आते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, ललित निबंधकार की कोटि में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा ये बहुतों बार एग्जाम में आया है। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन के पास विष्णु चंद्र शर्मा, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा रमेश चंद्र शाह और चौथा हंसराज रहबर। तो आपने सही उत्तर दे दिया होगा, चुन लिया होगा सही उत्तर। तो क्या आपने चुना है? सही उत्तर विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा ये हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक। और ये विष्णु चंद्र शर्मा जी यूपी के बनारस से संबंधित हैं। इनका संबंध रहा है बनारस से।
और कवि नामक की पत्रिका निकालते थे, ये आपको याद रखना है, कवि नाम की पत्रिका निकालते थे विष्णु चंद्र शर्मा जी। और इनकी कविताओं का नाम है, पूछ सकता है, कमज़ोर जनतंत्र, क्या जानूं दिल को खींचे है, और शिव की बारात। ये इनकी कविताएं रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न रहा। तो अगर चैनल के ये जो प्रश्न हैं आपको पसंद आए हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित हुए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चुनिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।